नमस्कार। जी हाँ, बाबा साहब जी की जन्म जयंती हो और संविधान का जिक्र न हो, ये भला कैसे हो सकता है। पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है। संविधान, जी हाँ, हमारा प्यारा संविधान। कुछ लोग कहते हैं कि 400 आ जाएं तो कुछ बदल देंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ, अगर 500 या 500 के ऊपर या पूरी की पूरी सीटें भी हो जाए ना, तो बाबा साहब के संविधान को बदला नहीं जा सकता है। जी हाँ, मैं भावनात्मक रूप से नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लीगल आर्गुमेंट है। जी हाँ, हम उस पे चलते हैं। एक्चुअली में जब संविधान बदलने की बात होती है, इस संदर्भ में जो बातें हो रही हैं, वहाँ बदलने का अर्थ है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने संबंधी बात। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर्स को बदला नहीं जा सकता है। खैर, ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान जो है, जो डॉक्यूमेंट हमारा है, उस पर इस तरह के बदलाव का हक जो था, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को था। जी हाँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आज़ादी के पीरियड के दौरान 47 से जस्ट पहले जो बैठी थी, और जिसका काम पूरा होते होते 1950 तक, शायद जब तक पूरा संविधान पूरा ना हो गया, उस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, उसका था। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, वो एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एक्ट था, और वो किसी संवैधानिक या एक्ट के दायरे में नहीं थी। कहने को तो कुछ ना कुछ नियम कानून या कुछ ना कुछ व्यवस्था के जरिए वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी होगी, लेकिन जो उसकी जेनेसिस थी, उसमें जो संविधान को अपनाया गया वी द पीपुल था, उनके पीछे की एक अपनी एक रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक इतिहास था। जी हाँ, उसको हम 1757 से भी जोड़ सकते हैं। वो 200 सालों का लंबा इतिहास था, स्ट्रगल था। 1857 से तो हम पूरे मूवमेंट को और जोड़ सकते हैं, और गांधीयन मूवमेंट इत्यादि में, और जो रेवोल्यूशनरी जो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, ये सब भी लोग जो, तो पूरे रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट जो अल्टीमेटली जो कल्मिनेशन था, वो हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान दिया, तो अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि और वही हकदार भी है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए। लेकिन वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं किसी को दिया है, और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से किसी भी माध्यम से वापस बुलाई जा सकती है, खासकर जब तक प्रेजेंट में संविधान वर्क कर रहा है। जी हाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर आप इस इलेक्शंस के ज़रिए जो पर्टिकुलर जो अभी इस समय इलेक्शन चल रहा है, वो संविधान के दायरे में चल रहा है, तो उसके द्वारा उसको मानते हुए चुने हुए लोग कितने भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं चुन के, और वो कोई भी विधेयक ले आएं, कितने भी पावरफुल हो जाएं, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सोर्स एक रेवोल्यूशन था, हिस्टोरिक पॉलिटिकल एक्ट था। जी हाँ, तो अगर कोई भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी बदलना होगा, तो इलेक्शंस, जिन इलेक्शंस का हवाला दिया जाता है, उन इलेक्शंस को स्वयं प्रेजेंट संविधान के माध्यम से नहीं होना होगा, या उसके किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होना होगा। उसके पीछे एक अलग हिस्टोरिकल फोर्स, पॉलिटिकल एक्ट्स, सीरीज ऑफ एक्ट्स, जो अल्टीमेटली एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जनरेट करेंगे जनता की तरफ से, केवल उसी को हक होगा अपने नए संविधान को या संविधान को बदलने के इस हद तक की बेसिक स्ट्रक्चर बदल जाए।
ये फंडामेंटल टीनेट है। और जब भी इस फंडामेंटल टीनेट के साथ कहीं पे भी मान लीजिए संविधान के किसी प्रोविज़न में अगर कहीं पे भी कुछ चीज़ लिखी हुई है कि फला जो चीज़ है वो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बदल सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूँकि कभी रीजनरेट हो ही नहीं सकती ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेजेंटली वर्किंग संविधान में, तो वास्तव में वो चीज़ कभी बदली जा ही नहीं सकती है। जब भी कभी इस लॉजिक से आप डेविएट होंगे तो अल्टीमेटली खतरा इसी पॉइंट पर आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट की असेंबली इस तरह से आप चेंज नहीं कर सकते। एक आध कुछ अपवाद या कुछ चीज़ें जो हैं वो तो जुडिशरी ही समझ सकती है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है वो बहुत डिबेट का इशू है। तो इसीलिए शायद कभी मोदी जी ने भी कहा था एक बात, शायद मैं वीडियो गलत भी हो सकता है, सुना हूँ तो, कि स्वयं अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी आ जाए तो अपना संविधान नहीं बदल सकते। तो वास्तव में जो रेफरेंस पॉइंट है, जो लीगल आर्गूमेंट है वो यही है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौजूदा संविधान के रहते फिर से जो जनरेट नहीं हो सकती है, वो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एक्ट, सोशियो पॉलिटिकल एक्ट है। तो इसलिए कितना भी आप प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम से कितनी भी मेजॉरिटी ले आइए, कैसा भी मेजॉरिटी से पास करिए, आप संविधान के मूल बेसिक स्ट्रक्चर से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये बात के आगे अब मैं बताता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक जो इम्पोर्टेंट बात शायद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कही, जिसका हमेशा डिबेट में जिक्र होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जब डिबेट्स चलती हैं, चीज़ें रखी जाती हैं, शायद अगर मैं सही हूँ, कि संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी लिखित हो, कितना भी स्पष्ट हो, डिपेंड ये करता है कि वास्तव में इसको वर्क करने वाले का इंटेंशन क्या है, रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत बार बताया जाता है, लेकिन आम पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझ पाती है, और कभी कभी संविधान के दायरे में वर्क करने वाले लोग इस तरह से इसके साथ खिलवाड़ भी करते रहते हैं, यहाँ तक कि इसी संविधान के सहारे ऊंची ऊंची पोस्टों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे पद पाने वाले लोग भी कहीं न कहीं उसकी मंशा के विरुद्ध कार्य भी करते रहते हैं। तो मुझे शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब जैसे D.Y. चंद्रचूड़ साहब ने जब एक बात बोली थी कि संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानते, तो वो बात भी मुझे याद आ जाती है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट में पेश करना चाहूँगा कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन वर्क करने वाले जो लोग हैं अगर उसको उसकी मंशा के अनुरूप नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आता है। और संविधान की लाख अच्छी मंशा, लाख अच्छे कानूनों के सहारे ही कहीं ना कहीं उसकी मंशा के विरुद्ध, आम जनता के विरुद्ध कार्य भी होने लगता है। मैं एग्जाम्पल एक बहुत ही मतलब लोकल लाइफ से एग्जाम्पल लूँगा। संविधान जो भी चीज़ें अपनी चलाता है या वर्किंग उसकी होती है, वो लोग उसके लॉज के ज़रिए होती है और उसके ज़रिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। मान लीजिए सपोज दो पार्टियों के मध्य कब्जे का विवाद है और एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी पर कब्जे का आरोप लगा दिया, ठीक है, आरोप लगा दिया, लेकिन आरोपी को ये जानने का हक है कि वास्तव में वो आरोप क्या है, वो कब्जा कैसा है, क्या कितनी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, क्या बना लिया है। और फर्ज करिए बिना आरोपी को ये बताए या उसको ये जाने, जो उसका अधिकार है, राइट टू नो, और मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इस तरह से या किसी प्रक्रिया के तहत या वो दूसरा जो कब्जेदार है वो स्वयं उस कब्जे को या किसी माध्यम से लॉज के मिसयूज से वो जो ओरिजिनल कब्जेदार है जिस पे आरोप है उसको कब्जे को एक पोर्शन को हटा देता है और स्वयं काबिज हो जाता है तब। और मान लीजिए कि ये प्रक्रिया चलती रहती है कुछ समय तक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कब्जा है जिस पे आरोप लगा है, जब उसको बताया ही नहीं गया कि आखिर उस पर क्या आरोप था, कितना कब्जा था, क्या था, और उसका कब्जा हटा के नया कब्जा भी
आ गया तो अपना मामला मान लीजिए वो माननीय न्यायालय के सामने लेके जाता है, तो वो क्या बताएगा? तो उसका केस तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो एक्चुअली में आरोप स्पेसिफिकली होना चाहिए, ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, जब आरोप इस तरह का अगर किसी पे लगाया जाता है तो स्पेसिफिक होना चाहिए, बाउंडेबल होना चाहिए, लिमिट्स में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, जिसको कंटेक्स्ट किया जा सके। और अगर ये सब नहीं होता और ये जानने का अधिकार नहीं होता तो कहीं न कहीं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में भारी दिक्कत आती है। और जिस आरोपी जिसको कंटेक्स्ट करना चाहता है वो चूँकि उसका कब्जा ही बदल दिया गया बीच में मिसयूज से लॉज के, तो वो क्या बताएगा, वो कैसे वो जस्टिस पाएगा? तो लॉ के सामने यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ लॉ के आर्टिकल 14 अट्रैक्ट होता है, ये भी समझने की कोशिश होनी चाहिए। अगर दो प्राइवेट पार्टी हैं तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खुद ध्यान रखता है कि जो आरोप लगा रहा है वो लिखित में बताया गया, भाई उसने क्या कब्जा कर लिया है, कितना कब्जा कर लिया है ना, क्या चीज़ है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर सपोज एक प्राइवेट पार्टी क्या बोलते हैं स्वयं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो या प्राधिकरण हो, कुछ हो, तो और कई बार प्रोजेक्ट जो होता है पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, तो चीज़ें जो आरोप होता है किसी भी तरह का अनधिकृत निर्माण का, अवैध निर्माण का, स्पेसिफाई नहीं है, तो वहाँ पर भी अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर, और ये मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो बहुत आगे तक चला जाता है, तो एक दिन पता लगता है जो मूल कब्जेदार है जिस पे आरोप है उसका पूरा का पूरा छत ही गायब होने के करीब हो जाता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ पे भी खतरा आ जाता है। प्लस अनिश्चितता जो होती है इसके कारण राइट टू नो का वायलेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन, कि अपने केस को कायदे से न रख पाए जब कुछ पता ही नहीं है उसको क्या आरोप है लिखित में, और कब्जा उसका हटता जा रहा है, और अंततः राइट टू लाइफ पे बात आ जाती है। ये सारे वायलेशंस और उसके कारण उस पर जो मानसिक दिक्कतें होती हैं, प्रताड़ना होती हैं, और वो अपने आप को सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, दबाव में भी हो जाता है, वो आर्टिकल 19 भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होने के भी चांस होते हैं। संविधान में सब रास्ते होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहा ना कि वर्किंग में ये जिम्मेवारी है कि जो लोग संविधान को चला रहे हैं वो उसकी मंशा के अनुसार अगर नहीं चलाते हैं, उसके लाज की मंशा के अनुसार, तो एकदम अपोजिट रिजल्ट भी आ सकते हैं। कुछ इसी और इशारा हमारे प्रिय बाबा साहब का था उस दौर में जब संविधान की शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने संविधान पायलट ड्राफ्ट किया तो पहले ही ये चीज़ आगाह कर लिया था। क्या आज के दौर में आप ऐसा फील दूसरी फील्डों में या रिलेटेड फील्ड में करते होंगे या नहीं करते होंगे? बिल्कुल शायद ही करते होंगे, इसीलिए तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अंततः जाते होंगे ना। इसीलिए तो हाई कोर्ट के सामने 226 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आर्टिकल 32 में शायद डायरेक्ट रिट है, आपको अधिकार है, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और सुनवाई भी होती है। फिर इसी बीच में आप एक देखिए संविधान की खूबसूरती है कि राइट टू नो के तहत ये जो राइट टू लाइफ, ये RTI एक्ट के तहत आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझ पर क्या स्पेसिफिक आरोप है, कितना कब्जा है, मैंने क्या कब्जा किया है, क्या प्रोजेक्ट है, ये सब RTI के दायरे में आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। तो ये भी तो वास्तव में संविधान एक आम नागरिक को, और सामने वाला कोई कितना भी बड़ा बलशाली हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, संविधान अपने लॉज के जरिए एक कॉमन आदमी को इतनी बड़ी शक्ति देता है कि वो इक्वल फुटिंग में इक्वालिटी ऑफ लॉ के साथ अपने राइट टू लाइफ और एक्सप्रेशन की रक्षा कर सके। जी हाँ, यही बाबा साहब अम्बेडकर साहब का ये संविधान है, जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इसी संविधान के लिए मरते हैं, इसी संविधान के लिए जीते हैं। इसलिए ये संविधान आम जनता, गरीब आदमी, हर सबके लिए, सबको फ्री है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास भी ये बाबा साहब की सबसे बड़ी पूंजी है, और इसको कोई बदल नहीं सकता है। ऐसे ही जब चीफ जस्टिस साहब ने एक स्पीच में बोला था कि जब आप
कोई मॉब होती है किसी को लिंच कर देती है, या किसी के लव मैटर में संविधान उसको सारी पावर है लेकिन आप उसमें बांधा बनते हैं, या किसी के प्रेफरेंसेस इत्यादि में, ऐसी बहुत सी बातें कह दी। तो वास्तव में क्या दिक्कत हो, वास्तव में आप किसको नुकसान पहुंचा रहे होते, लिंच कर रहे होते, वो संविधान को कर रहे होते हैं। ऐसे ही हेल्थ के इशू में, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो रामदेव जी का जो इशू चल रहा है, शायद दवा इत्यादि के हेल्थ जैसी चीज़ों पर, अगर वहाँ पे भ्रामक एडवर्टीजमेंट, भ्रामक चीज़ें, हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कंटेम्प्ट की नौबत आ जाती है, बार बार गलत एफिडेविट इत्यादि, जो माननीय बेंच है जस्टिस हेमा कोहली जी और जस्टिस अमादुल्ला साहब की जो बेंच है, उसके सामने जब आया तो संविधान आपको बहुत रियायतें भी देता है, आपको पूरी तरह से सुनता है, बहुत मौके भी देता है। कई बार आप लगातार गलतियां भी करते हैं, कंटेंट भी करते हैं, तब भी आपको वो कई बार सुनता है, लेकिन आपकी रक्षा तभी तक उस संवैधानिक दायरे में होती है। और लेकिन आपको सज़ा भी जो मिलती है, या जो भी आप कितने भी अवैध हैं, तो आपको वैध तरीके से, प्रक्रियाओं के तरीके से ही आपको कब्जे से हटाया जाता है, या आपको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है तो उसी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के साथ आपको सुनकर ही सब कुछ होता है। लेकिन एक बात आप लिख लीजिए कि संविधान के साथ जब अल्टीमेटली उसके जो अपने सारी प्रक्रियाओं होने के बाद, और फिर उसके बाद भी आप ना उसको पूरी तरह दरकिनार करते हुए, अगर माखौल उड़ाते हुए, पूरी तरह से कंटेम्प्ट करते हुए, फिर भी आप क्या बोलते हैं, अपनी पावर और सत्ता के नशे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और क्या बोलते हैं, मुँह ज़बानी ही लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, लेकिन फिर भी उसी संविधान के द्वारा इलेक्शन भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन आगे कुछ एक लिमिट से आगे जाते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं। तो फिर अल्टीमेटली वही संविधान उसी दायरे में, और उसकी जो संविधान का कार्य है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी कहने से नहीं चूकती है कि वी विल रिप यू अपार्ट। जी हाँ, क्योंकि इसी संविधान के दायरे से ही सारे राइट्स, सारे अधिकार, सारी बराबरी मिलते हैं। और मिलते ही नहीं हैं, केवल दे देने से नहीं होता है, बल्कि लकीर बराबर तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शंस भी इसी संविधान के दायरे में आते हैं कि पहले वहां तक किसी तरह जस्टिस के सहारे पहुंचा दिया जाए, फिर उसके बाद आगे बात बराबरी इत्यादि की जाए। केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं, जस्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट की चीज़ है, और उस जस्टिस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, और स्टेट अपनी क्षमता के अनुसार वो पूरा करने की कोशिश करता है। तो संविधान को समझिए, संविधान के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल भी गलत होगा, और सिर्फ जो आम व्यक्ति के सामने एक सर्वसम्मान, सर्वशक्तिशाली जो सत्ता होती है, जिसको आप स्वयं चुनते हैं, चुनने के बाद पावर कुछ लोग ही गवर्न करते हैं, उसके सामने भी एक आम व्यक्ति को, और कोई दूसरा व्यक्ति कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, संविधान ही है जो इक्वल फुटिंग पे दोनों को रख देता है, एक आम आदमी को भी और एक जो बहुत बड़ा आदमी, बहुत रिसोर्स भी है, उसको भी एक ही फुटिंग पे रख देता है। उम्मीद है संविधान पे, बाबा साहब के संविधान पे ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। आप किसी भी कास्ट, क्रीड, जाति कुछ भी हो, संविधान सबके लिए बराबर है, और इलेक्शंस का माहौल है। संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पूरे विश्व में इसका नाम है, और कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जो उसकी आचार संहिता के विरुद्ध हो, और वो स्वयं देखेगा, कोई कितना भी बड़ा हो, अगर उसका अनुपालन नहीं कर रहा है तो एक दिन संविधान के दायरे में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल फंस जाएगा, और आयोग ये देखता रहेगा। खैर, ये सब बातें थी, जो भी थी, सब कुछ आप लोग देखते रहिएगा। इलेक्शंस है, अपने अपने पार्टीज, अपने अपने लोगों को, सब पक्षों की बात सुनते हुए जो सही लगे वोट करते रहिए, सौहार्द से चलते रहिए। ये तो चलिए संविधान की बात थी, अब थोड़ा कुछ पॉलिटिक्स की भी बात हो जाए। आचार संहिता लगी हुई, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी अभी कुछ जो बयान मैं सुन रहा हूँ पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि स्वयं राहुल गांधी जी को किसी तरह मोदी जी चाहते हैं, या स्मृति ईरानी जी चाहते हैं कि वो अमेठी से लड़ें। क्या राहुल गांधी अंदर अंदर प्लान तो नहीं बना रहे हैं कि वो डायरेक्ट मोदी जी को टक्कर देने की? नहीं, ऐसी खबर तो
नहीं है। क्या इसलिए अमेठी का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है और राहुल गांधी भी एकदम खामोशी से हैं? तो वही वरुण गांधी जी का क्या होगा? कहीं वो तो वरुण गांधी जी तो कहीं अमेठी से नहीं आ जाएंगे स्मृति ईरानी जी के सामने, और प्रियंका गांधी जी रायबरेली से हों, और राहुल गांधी अल्टीमेटली जो विचारधारा की लड़ाई जो दो केंद्रों में हुई है, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट न्याय की राजनीति, और दूसरी तरफ जो मोदी जी की जो विकास पथ पे वो चल रहे हैं, एक वो भी नज़रिया है। तो दूसरी तरफ उनका जो है, क्या ये दोनों विचारधाराएं जो हैं, क्या मैं इनका एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण इलेक्शन बनारस में देखना चाहूँगा? मैं तो देखना पर्सनली चाहूँगा, मेरी कल्पनाएं हैं, लेकिन मैं वास्तव में ये देखना चाहूँगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर दूँ इस वीडियो के पूर्व, और एकदम स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि मैं कांग्रेस का एक सपोर्टर हूँ, लेकिन अंधा सपोर्टर नहीं हूँ, और बीजेपी के भी प्रत्याशियों और उनके जो मत अच्छे होते हैं तो उनकी भी बात रखता हूँ। उसमें मेरे शहर से 2 कैंडिडेट्स बहुत अच्छे खड़े हुए हैं। कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे सपा शासन में उज्जवल रमन सिंह, और उधर क्या बोलते हैं, जो माननीय राज्यपाल साहब थे हमारे, और स्वयं यहीं कई बार विधायक और सदन के हेड रहे, स्वर्गीय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी के लड़के